रहता और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उन सबको क्या बोलते हैं हम? मैटर, है ना। अब जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर आपकी स्पेस ऑक्यूपाई करता सराउंडिंग में, और ये मार्कर का सर्टेन मास भी रहता। तो जो जो चीजें मास ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका स्पेस रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर। अब ये मार्कर को आप डिवाइड कर दो, आधा हो गया, फिर से डिवाइड, ऐसे डिवाइड करते करते एक सबसे छोटा पॉइंट आता, उस पॉइंट को आप उससे ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपका एटम रहता। ओके, व्हाट इज एटम? इट इज द स्मॉलेस्ट indivisible particle of any matter। ध्यान दीजिए बच्चों, what is atom? It is the smallest indivisible particle of any matter। किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। जैसे ये बोर्ड के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल एक रहता, वो इस बोर्ड का एटम रहता। हर मैटर का एटम डिफरेंट रहता है, ये वॉल का मैटर डिफरेंट रहता, इस मार्कर का डिफरेंट रहता है, ये जो स्टील है इसका मैटर डिफरेंट रहता है, आप खुद भी एक मैटर है, उसका भी जो एटम है वो डिफरेंट रहता। एटम बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कि ईंट 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 ऐसे मिलके एक बिल्डिंग, दीवार बनती, फिर उससे बिल्डिंग बनती है ना, तो सबसे छोटा जो ब्लॉक है वो ब्रिक रहता, वैसा सबसे छोटा क्या रहता है? एटम। कई सारे एटम्स जुड़ के एक बड़ा मैटर बनता। ओके, और सारे जितने भी टाइप के मैटर्स हैं, उन मैटर के जो एटम्स रहेंगे वो आपस में डिफरेंट रहेंगे। विद इन द सेम मैटर एटम्स सेम रहते, जैसे ये बोर्ड है, ये भी एटम सेम रहता, इसके सारे एटम्स आपस में सिमिलर रहते। मैटर चेंज हो गया तो उसका एटम डिफरेंट हो जाता। ओके, व्हाट इज एन एटम बच्चों? फास्ट फास्ट बोलिए। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which has mass and occupy space। अब ये जो एटम है, रहने को तो नहीं इतना छोटा सा है, बट इसको हम इतनी डिटेल स्टडी कर सकते हैं, लिटरली पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। वही हमारा नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम अंदर से दिखता है कैसा, एटम के अंदर मजीद क्या क्या पार्टिकल्स है और क्या क्या चीजें एटम में, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो डिस्कवर कौन करे, फिर उनकी एनर्जी कैसी रहती, उनकी ओरिएंटेशन कैसी रहती, वो सारा कुछ आपको इस चैप्टर में है। ओके, चलिए सबसे पहले तो एटम फिनिश कर लिया। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या रहते हैं? एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, इनका कोई चार्ज नहीं रहता। ओके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर करे न्यूक्लियस। फिर नील बोर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने आके हाइड्रोजन मॉडल की एक थ्योरी दी है कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये जो एक एक्सपेरिमेंट हुए कई सारे, डायरेक्टली से टेक्स्ट बुक नहीं बन गई, थोड़े रॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स हुए, थोड़े सही हुए, गेसेस पे हुए। पहले तो एटम को जो है वाटरमेलन की जैसा समझा जाता था, वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन में जैसा बीच बीच में आपको ब्लैक सीड्स रहते हैं और रेड कलर का पल्प रहता, तो ब्लैक सीड्स को इलेक्ट्रॉन समझ रहे थे और रेड कलर का जो पल्प रहता है उसको प्रोटॉन समझ रहे थे। फिर ऐसे चेंज करते 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 थियरीज चेंज हुए। तो एक एक्सपेरिमेंट था जिनके अंदर क्या कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स की लाइट डाल रहे थे इस तरह से। एक एटम था, एटम के ऊपर लाइट फॉल करवा रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो है यहां से पास होके बाहर निकल जा रही थी इस तरह से, मगर कुछ हिस्सा ऐसा था एटम का जहां से लाइट बाहर नहीं निकल रही थी बल्कि उल्टा आ जा रही थी। ओके, फिर ये वाली भी बाहर निकल जा रही थी और इस तरह से लाइट बाहर निकल जा रही थी। सिर्फ एटम के कुछ हिस्से में क्या हो रहा था, लाइट जब फॉल हो रही है एटम पे तो आगे नहीं जा रही बल्कि पीछे आ जा रही। तो इससे ये समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, तकरीबन एटम खाली है आपका, खाली जगह, इसीलिए ये सामने तक चली जा रही लाइट। सिर्फ सेंटर में कुछ डेंस पार्टिकल्स है
वहां से लाइट पार नहीं हो रही, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट बैक होके पीछे आ जा रही। तो तब समझ में आया कि सेंटर में आपका न्यूक्लियस रहता। ओके, सेंटर में क्या रहता? न्यूक्लियस में क्या क्या रहता? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। बोर्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। सोलर सिस्टम से कंपेयर कर रहे थे ना, सोलर सिस्टम में कैसे होता? सन सेंटर में रहता, सन के सराउंडिंग में प्लैनेट्स घूमते। तो वैसे ही एटम में भी सेंटर में न्यूक्लियस रहता, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन घूमते रहते? इलेक्ट्रॉन्स घूमते। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड दी सन। ठीक है, समझ में आया? स्पेक्ट्रम क्या रहता है देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता। कुछ कुछ रेडिएशन, कुछ हद तक हमको चीजें नजर आती है और बहुत सी चीजें नजर नहीं आती। जैसे सिग्नल्स नजर आते हैं, आप में से किसी को सिग्नल्स नजर आते हैं? नहीं आते। देख सकते हैं आप मोबाइल का सिग्नल कैसे जा रहा है, कॉल कैसा जा रहा है, इंटरनेट, वाईफाई और फोन के बीच में कैसा कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। वी कांट सी दिस, है ना, बट एग्जिस्ट करते वो चीजें। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। बहुत सारे अलग अलग वाइड रेंज ऑफ वेव्स को एक साथ मिला के जब हम ड्रॉ करते, एक साथ इकट्ठा करते, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते। अब ये स्पेक्ट्रम में आप देखो एक छोटी सी कलर्ड लाइन दिख रही, इसको जूम कर दिए तो ये ऐसी दिख रही। इस रीजन को विजिबल रीजन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इस रीजन को क्या बोलते हैं? विजिबल रीजन। इससे पहले वाला जो रीजन है, यूवी रीजन, एक्सरे रीजन, गामा रीजन, आईआर इंफ्रारेड रीजन, रेडियो वेव्स, ये सारे। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी है, देखिए आपके ऊपर आपकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसीज अरेंज्ड है, और इसमें से एक छोटी सी कलर्ड लाइन है, उसको जूम करें तो ऐसा दिखता है। इसको विजिबल रीजन बोलते हैं। हमारी आई इतने वेव्स को देख सकती है, इतने कलर्स को देख सकती है। इससे हटके जो रेज आ रहे हैं, इससे हटके जो रेडिएशन आ रहे हैं, हमारी आई उसको कैच नहीं कर सकती। ओके, जितना एरिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हम देख सकते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं हम? विजिबल रीजन। ठीक है, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? विजिबल रीजन। बाकी ये पूरे को मिला के क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। okay? ये जो एक ऊपर जा रहा और एक नीचे आ रहा, ये कंप्लीट मिला के इसको एक वेव बोलते हैं हम। ओके, और ये दूसरी वेव, ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना बच्चों, इनको बोलते हैं हम क्रेस्ट। क्या कहा जाता है इनको? क्रेस्ट्स। और ये नीचे जो डेप्थ है, इसको बोलते हैं हम ट्रफ। ऊपर ये जो हाइट्स है, इनको क्या बोलते हैं हम? क्रेस्ट। और ये जो डेप्थ है, इनको ट्रफ्स बोलते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ये जितनी हाइट है इसकी, या जितनी इसकी डेप्थ है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एम्पलीट्यूड रहता। जिस लाइट की जितनी इंटेंसिटी, जितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से आएंगी लाइट, उसकी वेवलेंथ या उसकी एम्पलीट्यूड उससे उतनी हाई रहती। लाइट की फ्रीक्वेंसी छोटी सी है, डिम है लाइट, तो फिर वेवलेंथ भी छोटी हो जाती। ओके बच्चों, ये क्लियर हो गया? एक वेव कहां से? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के पूरा आपका एक वेवलेंथ होता। ओके, या नहीं बोले तो दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। यहां से यहां तक हाफ, ये तो कंप्लीट हो जा रहा है, फिर ये हाफ, तो ये इधर जोड़ दो, सेम बात हो जाती। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम। इसकी हाइट या डेप्थ को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। और इनके टॉप वालों को क्या बोलते हैं हम? क्रेस्ट। और जो नीचे आ रहे डेप्थ, उसको ट्रफ्स बोलते हैं। ये जो वेव है, यहां से लेके यहां तक, वेव की लेंथ को बोलते हैं हम वेवलेंथ। ओके, वेव की लेंथ को क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर लैम्डा। ओके, इस सिंबल का नेम क्या है? लैम्डा। ये जो वेव है, वेव की लेंथ को क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ। वेवलेंथ कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैम्डा। ये सिंबल का नेम है ये। ठीक है, लैम्डा। अब यहाँ पे इन दोनों में देखिए बच्चों, ये जो लाइन है,
सेम इतनी ही हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उठ जाइए, उठ के दे रही। सेम लाइन को हम इंक्रीज सेम ड्रॉ कर लिए। इन दोनों में ज्यादा वेव्स किस में आ रहे हैं? ऊपर वाले में। ये वेव बड़ी है, वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है इसकी, बट इसकी वेवलेंथ छोटी है। ये जो नंबर ऑफ वेव्स है ना, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। गिवन टाइम में, पर यूनिट टाइम में जितने वेव्स बनते हैं, वो नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को एक खास सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू। बट वो न्यू आपको सीखना नहीं है, सिंपली इसको वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, इजी हो जाता है। ओके, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर वी, स्मॉल वी। ध्यान दीजिए, जब वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कितने बार रिपीट हो रही? वेव सिर्फ 2 ही बार रिपीट हो रही। नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? 2। फ्रीक्वेंसी 2 ही है। वेव की लेंथ को छोटी कर दी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही। लेंथ कम हो जा रही, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स जो आ रहे हैं वो बढ़ जा रहे हैं। एक चीज डिक्रीज, दूसरी चीज इंक्रीज हो रही, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली? इनवर्सली। डायरेक्टली, ये जो साइन है ना बच्चों, ये साइन को प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम। जब भी कोई दो चीजें एक साथ इंक्रीज या एक साथ डिक्रीज होती, तो वो दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, इसका वेट लेट से 10 ग्राम है। 10 मार्कर्स ले लीजिए, 100 ग्राम। जितने नंबर ऑफ मार्कर्स आप बढ़ाते जाएंगे, वेट भी मार्कर्स का क्या होता? तो मार्कर की क्वांटिटी, कितने मार्कर्स ले रहे हैं आप, और इसका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ता, एक डिक्रीज हो गया तो दूसरे साइड का भी डिक्रीज। कुछ कुछ सिनेरियोज में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती तो दूसरी क्वांटिटी घट जाती। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे एक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, और आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर आप स्पीड को बढ़ा दिए, मतलब 60 के बजाय 100 किलोमीटर पर आवर के लिए सेम डिस्टेंस, तो टाइम बढ़ता है कम हो जाता? कम हो जाता है ना। टाइम लेट से 10 मिनट्स में पहुंच रहे आप, तो स्पीड बढ़ रही तो टाइम क्या हो रहा? कम हो रहा। तो स्पीड और टाइम इनवर्सली रिलेटेड हो गए इस केस में। समझ में आ रहा? अगर दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो गए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी इंक्रीज, एक दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया सबको? ये बैठ जाइए। अब यहाँ पे लैम्डा और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेव की लेंथ छोटी हो जा रही तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है अगर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मगर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है यहाँ पे? नंबर ऑफ वेव्स क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। ये एक पूरा वेवलेंथ है, वेव की लेंथ है। यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई। वेवलेंथ छोटी हो गई, मगर जितने दफा वेव्स आ रहे वो बढ़ गए। पहले 2 दफा आया, अब 2 से ज्यादा दफा आ गया। तो इन दोनों क्या है, कैसा रिलेशन है इन दोनों का? यस। और इनवर्स प्रोपोर्शनल ले तो नीचे लिखते हैं हम, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका सिंबल अगर हटा दिए हम, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वो सी रहता है, 1/v। लैम्डा इज इक्वल्स टू सी 1 जा c/v। ये जो सी रहता है, स्पीड ऑफ लाइट रहता। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी याद रख लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहती? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू c/v। या फिर आप ये v डिवीजन में इधर भेज दीजिए, ये क्या हो जाता? लैम्डा इंटू v इज इक्वल टू c। c इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू v। ओके, समझ गए बच्चों? नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या कलर सही है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये वॉयलेट का क्या है? 400 nm। एन का मतलब रहता है नैनो, नैनोमीटर्स। 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन को हमको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो बोल रहा। सिर्फ कैसे करते देखेंगे हम।
जी, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? यहां से v चाहिए हमको, तो लैम्डा को इसके नीचे भेज सकते हैं हम, तो v इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। एक फॉर्मूले को अपने हिसाब से डिराइव कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला ले लो आप, v ऊपर भेज दो, लैम्डा नीचे भेज दो, तो v इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। देखो थ्योरी वाले क्वेश्चंस में आप लोग प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी, जैसे तैसे कुछ तो कर सकते हैं। न्यूमेरिकल ज्यादा आगे बोले तो मुश्किल होती है, तो जब समझाया जा रहा है तो गौर से सुन लीजिए। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? c बाय लैम्डा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, 3 ले लो खाली, 3.03 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बाय लैम्डा कितना गिवन है? 400। नैनो का मतलब क्या है? 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर्स। बोलिए बच्चों 1 नैनोमीटर कितना रहता? लास्ट रो से आवाज नहीं आ रही, बोलिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, और थोड़ा जोर से, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, थोड़ा और बढ़ा के बोलिए, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यस। तो इन प्लेस ऑफ n वी कैन राइट 10⁻⁻9। ये मीटर तो खैर जरूरत नहीं है, कन्वर्ट हो गया अभी। यहां तक सबको क्लियर हो गया? c बाय लैम्डा। अब ये जो 10⁻⁻9 है, एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी क्या है? 1/a⁻n है, ऊपर भेजे तो क्या होता? पावर पॉजिटिव हो जाता, तो 3/400 एज इट इज इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻+9 हो जाता ना। कितना होता है? बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते, 8 + 9, 3/400 डिवाइड करिए, 3 डिवाइड बाय 400, 0.0, एक और 0 लेना पड़ता। अब 4 का टेबल लेके आप करिए, ये 2 जीरोस को आप एक्सक्यूज करो, ये 2 जीरोस को छोड़ दो। 4 के टेबल में 30 का बता या उससे कम, 4 7 28, तो 400 भी ले तो 2 जीरो यहाँ आ जाता, 2800 कर दो, 3000 में से माइनस 200 बचता, पॉइंट ऑलरेडी है 0। 4 5 20 होता, 4 5 20, 2 जीरो एक्स्ट्रा है, 2 जीरो 0, तो आंसर कितना आ रहा है इसका? 0.0075। डिविजन कर लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को लाने के लिए, एक नंबर से पहले पॉइंट है ना बच्चों, तो 1 2 3 कदम आगे जा रहे बच्चों। देखिए 1 2 3, तो 3 पावर कम हो जाता, 7.5 इंटू 10⁻14। क्लियर हो गया? इसका आप लोग करिए रेड का जल्दी सॉल्व करिए। और कहीं डाउट है आपको? अब नंबर चेंज कर दीजिए, रेड ये पूरा वॉयलेट के लिए था, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया हम वॉयलेट। अब रेड के लिए 400 नैनोमीटर्स की जगह कितना है यहाँ पे? 750, तो यहाँ पे भी आता 750। 8 + 9 17, 3/750, 3/750, नीचे से एक 0 और ऊपर 17 जीरोस है, उसमें से एक 0 कैंसिल कर तो कितने जीरोस बचता है? 16 जीरोस, तो यहाँ पे बच गया 3/75। डिवाइड करिए 3/75, 3 को डिवाइड करिए 75 से, छोटा नंबर है तो पॉइंट ले लो, 30 फिर भी छोटा है ना, एक और 0, 75 1 × 75, 75 2 × 150, 75 4 × 300, 75 4 × 300, तो 3/75 कितना आ गया? 0.04 इंटू 10 पावर, यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते, या फिर ये पॉइंट इधर आना, फर्स्ट नॉन जीरो, तो 4.0 इंटू 10 पावर, ये 2 कदम नीचे हो जाता, 16 से 14। ओके, क्वांटम नंबर्स ध्यान दीजिए बच्चों। क्वांटम नंबर्स क्या रहते हैं? एटम के बारे में और ज्यादा डिटेल बताते हैं हमको क्वांटम नंबर्स। जैसे कि क्वांटम नंबर्स क्या क्या है आपके, बोलिए। वेरी गुड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा क्या है? एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, एज़िमुथल कुछ बोलते शायद एंगुलर मोमेंटम में,
सेम है दोनों. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर. ओके. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर small n. Azimuthal quantum number L. Magnetic quantum number ml. Spin quantum number ms. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और n के वैल्यूज हो सकते हैं 1 2 3 4 या फिर k l m n. n की वैल्यू 1 होना या n की वैल्यू k होना, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है. ऑर्बिट मतलब सर्कल. आपका जिस सर्कल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं हम. n की वैल्यू 2 होना मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं वो कौन से ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में. ये सर्कल्स को क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट्स बोलते हैं. n इक्वल टू 2 मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है आपका, सेकेंड ऑर्बिट. या फिर इनको ऑर्बिट या शेल भी कहा जाता, तो ये k शेल फर्स्ट वाला, n इक्वल टू 2 सेकेंड वाला क्या रहता है l शेल m. इस तरह से क्वांटम नंबर मालूम होने से साइज भी मालूम पड़ जाता है एटम का. अब जैसे n इक्वल टू 4 है समझ लीजिए, तो एटम आपका 1 2 3 4th ऑर्बिट में है, तो 4th ऑर्बिट मतलब एटम का साइज भी ज्यादा हो जाता. सेकेंड ऑर्बिट मतलब एटम का साइज छोटा. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कौन से ऑर्बिट में है बताता और एटम का साइज भी बताता. ओके. अज़ीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर शेप बताता. n की जो भी वैल्यू रहती है ना, जैसे n की वैल्यू 1 है तो l की इससे पहले से स्टार्ट होती है 0 0 1 2 3 इस तरह से. शेप्स क्या रहते हैं इसके, sp df. फिर वो शेप्स भी इनके स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, 4-fold डम्बल आता. बट जनरली L की वैल्यू 0 मतलब शेप क्या रहता, S. L की वैल्यू 1 मतलब P, L2 D, L3 F. तो ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता, शेप. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता, इसकी वैल्यूज -L2 प्लस L रहते. और स्पिन क्वांटम नंबर को भी हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्पिन बताता हूँ. स्पिन क्वांटम नंबर क्या रहता, इनके दो ही वैल्यूज रहते. क्या रहते, +12 -12. इलेक्ट्रॉन्स आपके दो तरीके से घूम सकते इन द सेंस, फिलिंग जब आप करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एक ऊपर की साइड लिखते हैं, एक नीचे की साइड फिल करते हैं. इनकी डायरेक्शन एक ऊपर और एक नीचे रहती. तो जो ऊपर साइड रहती है यूजुअली उसकी वैल्यू +12 रहती है और जो नीचे साइड एरो रहता है वो -12. ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता. ओके. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बताता किसी भी एटम का. अज़ीमुथल क्वांटम नंबर शेप बताता. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन बताता. इंडिकेट्स द साइज एंड एनर्जी ऑफ द मेन शेल. साइज का तो समझ आ गया, साइज कैसे बता रहा, जो ऑर्बिट में है उसकी वजह से वो एटम का साइज. एनर्जी इसीलिए बोल रहा, जब करीब वाले ऑर्बिट में रहता तो इसकी एनर्जी कम रहती, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा हो जाती, फिर थर्ड ऑर्बिट में उससे ज्यादा. ऐसे करते करते जितने ज्यादा आगे ऑर्बिट में रहेंगे ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी ज्यादा रहेंगी. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बता रहा और एनर्जी. पढ़िए सब. द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द साइज एंड एनर्जी ऑफ द मेन शेल and is denoted by small n. The orbits or shells with n equal to 1 to 3 are denoted with KLM. अभी जैसा बताया ना, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट को हम KLM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. In an atom with increase in n value, size of the main shell increases. ऑब्वियसली जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ते जाती है मेन शेल की साइज भी इंक्रीज होते रहता है. द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेन शेल विद ग्रेटर n वैल्यू आर फार्दर देन दोज विथ लेसर n वैल्यू. मतलब n की वैल्यू जितनी ज्यादा ग्रेट रहेंगी वो न्यूक्लियस से उतना फार रहता, दूरी पे रहता. अगर n की वैल्यू छोटी रहेंगी, n की वैल्यू 1 रहेंगी तो वो न्यूक्लियस से उतना
करीब रहता, n की वैल्यू ज्यादा मतलब न्यूक्लियस से दूर है, फार है। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ग्रेटर दी n वैल्यू ग्रेटर इज दी एनर्जी। अभी बताया ना, हम जितने हाईएस्ट ऑर्बिट में रहेंगे ना उसके एनर्जी भी उतनी हाईएस्ट रहेंगे। सेकंड पे आ जाइए, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। The angular momentum quantum number indicates the shape of each orbital and it is denoted by small l. L equals to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. n की जो भी वैल्यू रहेंगे उससे कम रहेंगे। In any main shell, L represents the number of subshells in space around the nucleus. The subshells with L equal to 0, 1, 2 are designated as S, P, D and F. अभी जैसे देखे थे नाम वही है। अब यहाँ पे बॉक्स देख लीजिए, K शेल है, K शेल में n की वैल्यू कितनी रहती? 1। L शेल में n की वैल्यू 2। अब K शेल में n की वैल्यू अगर 1 है तो L कितना रहता? 0। फर्स्ट n की वैल्यू से एक कम रहता ना, तो L की वैल्यू 0। 0 मतलब इसमें कौन सा शेप रहता? S रहता, तो 1s लिखा हुआ है वहां पे, डेजिग्नेशन ऑफ सबशेल। L की वैल्यू 2 मतलब L में क्या रहता है? n की वैल्यू 2 रहती, इसमें नंबर ऑफ सबशेल्स भी कितने आते? 2 आते। तो जब n की वैल्यू 2 हो जाती तो L की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 और 1 2 हो सकते हैं, तो 2s एंड 2p। आप अगला ट्राई करो, बिना देखे वहां है नहीं, n की वैल्यू 3 रही तो L क्या हो सकता है? पहले 1s है ना, फिर 2s 2p, फिर 3s 3d 3p। समझ रहे ये वाली पॉइंट? नेक्स्ट आ जाइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्बिटल्स इन रीजन। दूसरे ऑर्बिटल से कंपेयर करें तो किस तरीके से घूम रहा हूं, ओरिएंटेशन क्या है इसकी। इट इज डिनोटेड बाय ml वेयर l is minus l2 plus l. Total number of ml values for the given values are 2l plus 1. It denotes the total number of orbitals. मगर अंदर 5 रहते और f के अंदर 7, दो दो बढ़ाते जाना। s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं? एक ही बॉक्स रहता, एक बॉक्स में एक ऑर्बिटल मिल रहा है। p वाले ऑर्बिटल में 3, d के अंदर और f के अंदर कितने आते हैं? 7, s पे df 4 रहते हैं। एक ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन फिल करने के जो तरीके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 3 रूल्स है। पहला रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बता रहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल सेम क्वांटम नंबर्स, यानी कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से सिमिलर नहीं हो सकते, उनके सारे के सारे क्वांटम नंबर्स सिमिलर नहीं हो सकते। अब मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर एक कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट अगर n वैल्यू भी रही, सेम ऑर्बिट में भी आगे समझिए उन लोग, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक सारे के सारे सेम भी हो गए समझिए, एटलीस्ट उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो भी डिफरेंट रहता। जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। नेक्स्ट रूल है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या रहता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं उनका एक ऑर्डर रहता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल होते हैं, फिर उससे ज़्यादा। तो उसको सीखने के लिए मोइलर चार्ट देखते ना, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s इस तरह से। फिर इसके बाद आता है p, बट हम 1s फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देते हैं, तो 2p 3s 4p 5p 6p इस तरह से। फिर नेक्स्ट 3d 4d 5d 6d, लास्ट 7 को नहीं लिखते हैं। फिर इसमें से भी फर्स्ट और लास्ट छोड़ दिए, 4f 5f, लास्ट से कनेक्ट कर दीजिए इनको, 1s 2s 2p। पहले 1s में फिल करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में फिल करते हैं सेकेंड वाला एरो, फिर 2p 3s, ऊपर से नीचे की तरफ आना, तो पहले 2p फिर 3s, तो 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s। इस तरह से आप बाकी सबको फिल करते हुए आ सकते हैं। पहले कम एनर्जी वाले में फिल करते हैं, फिर उससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है आपका ऑफ बॉ प्रिंसिपल का रूल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था बच्चों? नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। हंट्स रूल देखेंगे अभी। हंट रूल्स में बच्चों मान लीजिए कोई
एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो इसके अंदर हम 1 2 3 4 ऐसे नहीं फिल कर सकते, ये रॉन्ग तरीका हो जाता, डायरेक्टली पेयरिंग करना गलत होगा। तो करेक्ट तरीका ये होगा, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल रहते हैं, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन आता उसका आप पेयर बना सकते हैं, यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट तरीका है 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। सो व्हाट इज़ हंट्स रूल? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैपन ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ 1 इलेक्ट्रॉन ईच। सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद ही हम पेयर बनाना शुरू कर सकते हैं। और जो यहाँ पे ये तरीका है ये गलत है इस तरह से फिल करने का। तो सारे रूल्स कंप्लीट हो गए हमारे, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जो क्वेश्चन बनेंगे इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक से बनेंगे।